Hello students, how are you all? This is Amar Kumar welcoming you again in my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last videos, I have completed the detailed information about the French Revolution, and now I am here to represent you proper detailed information about the rise of nationalism in Europe. अभी तक मैंने आप लोगों को जितने भी वीडियोस दिया है, आप लोगों के व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप लोग आगे भी मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करेंगे और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। मेरा एम है आप लोगों को टू गिव यू अ प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड एजुकेशन। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, which I have taken from class 10 as you can see from here. The chapter name is The Rise of Nationalism in Europe. This is the first chapter in history from class 10 and this is a student very important chapter for you. इस चैप्टर से आपके आने वाले एग्जाम्स में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपके 3 और 5 मार्क्स के हो सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करेंगे ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने मेरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंटेंट्स मैंने आप लोगों को दिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मैंने कई अलग अलग पार्ट्स में, आई थिंक आई हैव गिवन यू द वीडियोस इन 8 पार्ट्स। तो मैंने 8 पार्ट्स में पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पूरी तरीके से डिटेल वे में आपको समझाते हुए मैंने वीडियोस को प्रोवाइड किया। जस्ट एज सिमिलर उसी प्रकार मैंने इस चैप्टर को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके ये दिस इज़ फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट, तो इस चैप्टर्स को भी मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट आई एम गिविंग टू यू from this chapter, the rise of nationalism in Europe. So here you can see here students, in the rise of nationalism in Europe, in this chapter you all have these are the important topics which you all have to study in this chapter. I am giving the main important topics here. First one is the French Revolution and the idea of nation. पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ऐसे कौन से आइडियाज़ जो है जो हमें गेन करने में मदद मिला, जो हमने रिवॉल्यूशन से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैरी किया। सेकेंड, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के विषय में आप लोगों ने अपने पिछले क्लास 9 में पढ़ा होगा और अगर कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हैं तो आप मेरे वीडियोस से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को है ना रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? तो नेशनलिज्म से हम कह सकते हैं राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म से आप कह सकते हो बच्चों राष्ट्र प्रेम, इसका अर्थ हो सकता है, या तो फिर राष्ट्रवाद भी हम इसे कहते हैं। यानी कि किस तरह से हम पूरे यूरोप में अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्र प्रेम को जागृत किए, इन चीज़ों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड वन इज द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस बिटवीन 1830 टू 1848। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा बच्चों, मैंने यहाँ पर डेट मेंशन किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द 1830s टू 1848। तो 1830 से लेकर 1848 तक के एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, यानी कि इस तकरीबन 18 साल में ऐसे कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई यूरोप में, इस विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जर्मनी और इटली का गठन हुआ, किस तरह से एक नए राष्ट्र के रूप में जर्मनी और इटली का उदय हुआ, वो हमारे विश्व के मानचित्र में इन 2 देशों का आगमन हुआ, ये हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ कुछ ऐसे केसेस थे जो काफ़ी अजीब थे, है ना। उन अजीब चीज़ों के बारे में, उन पहलुओं के विषय में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट,
विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि हम पूरे राष्ट्र को किस तरह से विजुअलाइज करते हैं, है ना, अपने राष्ट्र को सामने प्रस्तुत करना, पूरे विश्व को बतलाना कि हमारा राष्ट्र जो है वो किस तरह से है ना, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ नए रूप में, बदलाव के रूप में यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इसको प्रमोट किया जा रहा है। दिस इज व्हाट यू विल स्टडी इन दिस पॉइंट, विजुअलाइजिंग द नेशन। एंड द लास्ट वन इज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। जैसा कि मैंने बताया, नेशनलिज्म मीन्स व्हाट, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म को हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद, और इंपेरियलिज्म का अर्थ हो जाएगा साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद। तो एक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के नीति क्या क्या थी, वो कौन कौन सी चीज़ें थे, है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो students, you should listen very carefully my videos and try to learn the points, the important things which I am going to give you. So let's start this chapter, students. As I have taken the first topic is the French Revolution and the idea of nation. This is the first topic which you all have to read in this chapter. Here you can see the French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन आप लोगों ने क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और जो बच्चे अगर मिस कर दिए हैं या अगर कुछ चीज़ों को आपको समझ में नहीं आया है तो वो मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। इन माय लास्ट फ्यू वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कंडीशंस एंड द सिचुएशन विच वाज हैपेंड इन द फ्रांस एज द फ्रेंच रिवोल्यूशंस। मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में 7 to 8 वीडियोज़ मैंने आपको दिया है फ्रेंच रिवोल्यूशंस से, उसको आप वॉच करके उससे सीख सकते हैं, उसे आप समझ सकते हैं। सो आई थिंक स्टूडेंट्स देयर इज़ नो एनी नीड टू डिस्कस द फ्रेंच रिवोल्यूशन अगेन हियर, है ना। इन फ्रेंच रिवोल्यूशन आपने देखा होगा 1789 से लेकर के 1789 से लेकर के हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक, 1815 तक, यहाँ तक आपको पढ़ना है ना। 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए, यहाँ से लेकर के आपको लुइस 16 हुए, फिर स्टेट जनरल हुए, नेशनल असेंबली हुआ, कन्वेंशन हुआ, जेकोबिन क्लब हुए, रोबेस्पियर के बारे में हमने पढ़ा, और फिर एट लास्ट हम लोगों ने नेपोलियन के बारे में अध्ययन किया था। नेपोलियंस के विषय में हमने पढ़ा था और वो द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 के साथ फ्रेंच रिवोल्यूशंस को चैप्टर को क्लास 9 में फिनिश कर दिया गया था। तो फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, as you have read in this about the French Revolution in class 9, what you have studied there in last of the points you can take from that chapter is the Napoleon introduced many reforms which he introduced in France and other territories. तो हमने क्लास 9 के लास्ट में देखा होगा, चैप्टर के लास्ट में नेपोलियन ने कई ऐसे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किए, कई सारे लॉ को लाया, है ना, इंट्रोड्यूस किया। वो सिर्फ फ्रांस नहीं बल्कि फ्रांस के अलावे और दूसरे ऐसे स्टेट, दूसरे ऐसे कंट्रीज़ जिसको वो कॉन्क्वेयर किया था, जिसको उसने कब्जा किया था, है ना, युद्ध करके, उन सभी स्टेट्स में, उन सभी कंट्रीज़ में उसने अपने लॉ को इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड पॉइंट इज़ ही डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी, है ना। लास्ट आपने देखा होगा, मैंने वीडियोस में कई बार आपको बताया था कि पावर जो है वो कभी राजा के पास होता, तो कभी नेशनल असेंबली के पास चला जाता, कभी किसी और के पास, फिर इधर आता, फिर उधर आता। इस तरह के पावर का जो है, मानो जैसे एक फुटबॉल मैच चल रहा था, इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट, उस गोल पोस्ट से इस गोल पोस्ट, है ना। तो ये पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लोग लगातार देखते रहे। फाइनली फिर हमने ये भी देखा कि नेपोलियन ने भी क्या किया, अपने आप को वहाँ का राजा घोषित किया और वहाँ के जो डेमोक्रेटिकल सिचुएशन थे, कंडीशन था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ का जो डेमोक्रेटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहे थे उसको ख़त्म कर दिए गए। थर्ड वन इज़ द नेपोलियनिक कोड वाज आल्सो प्रोपगेटेड टू द रीजन। नेपोलियनिक कोड, इस विषय में हम लोग इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। नेपोलियनिक कोड जो है वो,
है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। फ्रॉम दिस टॉपिक यू विल गेट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियोस में फ्रेंच रेवोल्यूशंस के लास्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए, द सेम वे आई विल प्रोवाइड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच विल बी मच बेनिफिशियल अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेपोलियनिक कोड वाज आल्सो प्रोपेगेटेड। प्रोपेगेटेड का अर्थ हो सकता यहाँ प्रोपेगेटेड का अर्थ हम यहाँ कह सकते हैं फैलाना, है ना। उसने अपने बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया और फिर उसको फ्रांस में नहीं बल्कि कई अदर रीजन्स में उसको क्या किया, फैलाया भी। नेक्स्ट वन यू कैन सी हियर, द हिज एम ऑफ कॉन्करिंग द यूरोप गॉट सैटर्ड इन द बैटल ऑफ लीपजिग। यस स्टूडेंट लिसन हियर, है ना, लीपजिग, दिस वाज द बैटल विच वाज फाउट इन 19 अक्टूबर 1813, है ना, 19 अक्टूबर 1813 में बैटल ऑफ लीपजिग। इस युद्ध में क्या हुआ कि नेपोलियन की हार हो गई और नेपोलियन का एक नीति था कि वो पूरे यूरोप को कॉन्क्वेयर करना चाहता था। तो उसके पूरे यूरोप को कॉन्क्वेयर करने की जो सोच थी, है ना, डैट गॉट शैटर्ड। शैटर्ड मतलब कह सकते हैं चूर चूर हो जाना, यानी कि जो मैंने सपने देखे वो मेरे सपने क्या हो गए, कभी भी साकार नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, खत्म हो गया, सारे उसके सपने टूट गए। एंड ही रिटर्न टू फ्रांस, और फिर वो कहाँ लौट आया, फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट इज इन द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूसिया। इन चारों देशों के यूनाइट ऑपरेशन, है ना, एक साथ ऑपरेशन चलाए जाने पर वाटरलू 1815 में नेपोलियन की हार हुई एंड ही वाज डिपोर्टेड टू सेंट हेलेना आइलैंड, और नेपोलियन को सेंट हेलेना आइलैंड डिपोर्ट कर दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा। सो दिस ऑल द पॉइंट्स विच वी कैन गेट फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। So students, up to here I think you all have understood the points which I have dictated here. So now students, here are some of the ideas, है ना, following ideas emerged in the supporting of nationalism. यहाँ आप देखोगे कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो हम लोगों ने नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन से गेन किया है। फर्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ ले पैट्री एंड ले सिटोयन। ले पैट्री का मतलब क्या होता है, ले पैट्री मीन्स द फादरलैंड। ले पैट्री का अर्थ हम कह सकते हैं फादरलैंड, या कह सकते हैं कि पितृभूमि, है ना। तो पितृभूमि के यानी कि जो हमारा राष्ट्र जो है वो पितृसत्तात्मक रहेंगे, है ना, और जो पार्ट ऑफ द लैंड, जो भी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, डेट विल बिलोंग्स टू द फादर। एंड ले सिटोयन, सिटोयंस मीन्स द सिटीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, आप लोग देखोगे वहाँ पर जैकोबिन क्लब्स के थ्रू सभी को रोबेस्पियर ने किया था कि सभी को एक कैटेगरी में रखा कि ऑल द पीपल्स हु आर लिविंग इन फ्रांस डेट विल बी कॉल्ड एज द सिटीजन एंड नथिंग एल्स। कोई सर, कोई मैडम, है ना, कोई किसी को, है ना, अपर या लोअर पोस्ट या उसके पोस्ट के अकॉर्डिंग या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग उसको हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, उसको कॉल नहीं करेंगे। ऑल वे आर कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म वे, है ना, सिमिलरली एज लाइक द सिटीजन ऑफ फ्रांस। सेकेंड पॉइंट इज द नेशनल फ्लैग रिप्लेस्ड द रॉयल स्टैंडर्ड, है ना। पहले भी फ्लैग्स थे, पहले भी झंडा हुआ करता था, लेकिन वो जो था वो राजा के पहचान के रूप में था, है ना, किसी देश के पहचान के रूप में नहीं थे, ठीक है। वो किसको इंडिकेट कर रहा था, वो किसको प्रमोट कर रहा था, उस रॉयल फैमिली को। लेकिन इस चीज़ को रिप्लेस किया गया नेशनल फ्लैग के थ्रू। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा, है ना, ट्राई कलर फ्लैग। तो उसी तरह से फ्रांस के या और भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के भी एक अपना पार्टिकुलर
राष्ट्र को पहचान के रूप में एक ध्वज बनाया गया। वो ध्वज जो बना वो राष्ट्र को पहचान दिया गया, उससे एक राष्ट्र की पहचान मिली। पहले क्या था कि उस ध्वज से, उस फ्लैग से उस रॉयल फैमिली को पहचान मिलती थी, किसी राष्ट्र का पहचान नहीं होता था। अब नेशनल फ्लैग आने से क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक राष्ट्र को उसकी अपनी पहचान दी, उसकी एक आइडेंटिटी दी। थर्ड पॉइंट इज सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज पुट एंड यूनिफॉर्म लॉ वेयर फॉर्मुलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था उसको सेंट्रलाइज कर दिया गया, यानी कि उसको केंद्रीय कर दिया गया, है ना, एक जगह लाया गया। और कुछ यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म यानी कि जो सभी के लिए इक्वल होंगे, सभी सिटीजन्स के लिए, कोई अमीर या गरीब या, है ना, गोरा या काला, है ना, महिला हो या पुरुष हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं होंगे, कोई अलग अलग लॉ नहीं होगा, बल्कि सारे सिटीजन्स के लिए एक समान, है ना, इक्वल लॉ को फॉर्मुलेट किए गए। फोर्थ वन इज द स्टेट जनरल वाज रिप्लेस्ड बाय द नेशनल असेंबली। और चौथे पॉइंट में आप देख सकते हो कि स्टेट जनरल, लिसन स्टूडेंट्स, स्टेट जनरल आई एम सेइंग, इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, नेशनल असेंबली के थ्रू। नेशनल असेंबली के थ्रू इसको स्टेट जनरल को रिप्लेस कर दिए गए उसके जगह पर। नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। मैंने अपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वीडियोस में भी आपको बताया है, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से अलग अलग जगह जो है वो अलग अलग वेट और मेजरिंग यूनिट्स को यूज़ किए जाते थे, है ना, एक कोई यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं था। अब क्या हुआ कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया वेट और मेजरमेंट को लेकर के। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज द जैकोबिन क्लब कैरीड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रॉड। जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा रोल रहा है। जैकोबिन क्लब ने क्या किया कि नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की जो नीति थी, है ना, उनके जो आइडियाज़ थे वो सिर्फ एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, उसको अलग अलग देशों में जाकर, अलग अलग प्रांतों में जाकर, वहाँ से लोगों को, वहाँ जा कर के लोगों से मिलते थे, उनसे बातें करते थे और उनके बीच में काफ़ी ऐसी चीज़ें बताए जाते थे, उनको मोटिवेट किया जाता था, उनको अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम को जागृत करने की कोशिश की गई थी। सो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन सी which I have written here following ideas emerged in the support of nationalism। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हुए इन आइडियाज़ को हमने, है ना, इम्प्लीमेंट किया, अपने यूज़ में लिया। So this is all for today students. I hope you all have understood this first part of the rise of nationalism in Europe. I hope you all will like this video. In my upcoming videos you will get more information about the making of nationalism in Europe। आप मेरे आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि किस तरह से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म को क्रिएट किया गया, उसको बनाया गया, उस सिचुएशंस को क्रिएट किए गए, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत किया गया। So keep on supporting me and keep on watching my videos. At last I want to say students, remain healthy and fit. Thanks for watching my videos and keep on supporting me like this. Thank you very much.